गुड इवनिंग बच्चों। मैं संजय राजपूत MGCI के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम इस जूलॉजी की वन शॉट वीडियो सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस सीरीज में हमारा सबसे पहला जो टॉपिक होने वाला है वो कौन सा है? फ्रॉग। हम इस वीडियो लेक्चर की सीरीज में या तो चैप्टर हुआ या टॉपिक को कंप्लीट यहाँ पर लेक्चर डिस्कस करेंगे। इसमें पार्ट नहीं रहेंगे, फर्स्ट सेकंड पार्ट नहीं रहेंगे, कंप्लीट लेक्चर डिस्कशन हम यहाँ करने वाले हैं। तो हमने आज जो शुरुआत की है, सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक कौन सा है? फ्रॉग से हमने शुरुआत की है। चलो आगे चलते हैं। इसमें फ्रॉग में हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये हमारी फ्रॉग। आज हम मेंढक की उछल कूद को देखने वाले हैं कि किस प्रकार से मेंढक उछल कूद करता है। बस उस मेंढक की क्रियाकलापें ही आप देखने वाले हैं। फ्रॉग या मेंढक से स्टार्ट कर रहे हैं। मेंढक को सबसे पहले वर्गीकरण में कहाँ रखा गया है वहां देख रहे हैं। संघ कौन सा है? कार्डेटा। मेंढक का संघ कार्डेटा, सबसे विकसित संघ कार्डेटा। वर्ग मेंढक का क्या है? उभयचर। दोनों जगह रह सकती है, जल तथा थल दोनों जगह रह सकने वाली कौन है? मेंढक। तो आपके दिमाग में आया होगा कि मगर भी तो दोनों जगह रहता है, क्या सर वो उभयचर में आएगा? नहीं, वो सरीसृप का है। मेंढक जल में श्वसन कर सकती है, सरीसृप जल में श्वसन नहीं कर सकते। ये जल और थल दोनों जगह पर रह सकती है कौन? मेंढक। सामान्य मेंढक राना टिग्रिना कहाँ पाई जाती है? भारत। हमारे भारत में जो सामान्यतः मेंढक दिखाई देती है वो कौन सी है? राना टिग्रिना। तो हमारे भारत में सामान्यतः दिखाई देने वाली मेंढक कौन सी है? राना टिग्रिना। अपने शत्रुओं से छिपने के लिए ये अपने शरीर का रंग का क्या करती है? परिवर्तन, जिसे हम क्या कहते हैं? छद्मावरण या केमोफ्लेज नाम दिया है। अपने शत्रुओं से, मेंढक का शत्रु कौन होगा? सांप। सांप मेंढक का शिकार करता है और अपने शत्रुओं से बचने के लिए मेंढक क्या करता है? अपने शरीर का रंग बदल लेता है। वो शरीर का रंग अपने वातावरण के रंग के अनुसार कर लेता है। जैसे मेंढक घास में है तो घास में हरे रंग की हो जाएगी, क्योंकि घास हरी, मेंढक भी हरी, और हरे में हरा दिखाई नहीं देता। और इसकी इस रक्षात्मक रंग परिवर्तन की क्रिया को क्या कहा गया है? अनुहरण या मिमिक्री कहा। मिमिक्री करना मतलब नकल करना, और हम नकल में जानते हैं नकलची होते हैं बंदर। बंदर मनुष्य की नकल करते हैं। ये नकल कैसे करेगी? ये नकल करेगी अपने शरीर का रंग का परिवर्तन करके, और अपने शत्रुओं से क्या करेगी? बच जाएगी। तो उस प्रक्रिया को हमने क्या कहा है? अनुहरण। और इस रंग बदलने की क्रिया को क्या कहा है हमने? छद्मावरण, कैमोफ्लेज कहा है। मेंढक का रक्त ठंडा होता है, कोल्ड ब्लडेड है। हमारा रक्त ठंडा है क्या? नहीं, हमारे रक्त में बहुत गर्मी है, हम गर्म रक्त वाले हैं। मेंढक ठंडे रक्त वाली है। कि सर ये ठंडे और गर्म में क्या है अंतर? अंतर यह है कि जो ठंडे रक्त वाले जीव होते हैं वो अपने शरीर का जो तापमान है वो एक जैसा नहीं रख सकते। बाहर वातावरण का तापमान में परिवर्तन होता है तो शरीर के तापमान में भी क्या आ जाता है? परिवर्तन। जैसे बाहर के वातावरण में ठंडी आ गई है 10-15 डिग्री सेल्सियस है तो शरीर का तापमान भी 15 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। बाहर गर्मी है, बहुत उमस है, 45 डिग्री तापमान है तो शरीर का तापमान 45 डिग्री हो जाएगा। ऐसे जीवों को हम क्या कहते हैं? कोल्ड ब्लडेड या असमतापी। ये अपने शरीर का तापमान नियंत्रित नहीं रख सकते। और मनुष्य, हमारी बात करें तो है हम समतापी, वार्म ब्लडेड। हमारे शरीर का तापमान कभी भी नापो थर्मामीटर लगा के हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस मिलेगा, क्योंकि हम अपने शरीर का तापमान बदल सकते हैं। मेंढक अपने शरीर का तापमान नहीं बदल सकता। दूसरी बात करें तो जब ये अपने शरीर का तापमान नियंत्रित नहीं रख सकता तो फिर ये दो तरह की प्रक्रियाएं अपनाता है। एक है शीत निष्क्रियता और एक है ग्रीष्म निष्क्रियता। शीत निष्क्रियता मतलब सर्दी से बचने के लिए ये गहरे गड्ढों में चला जाता है, गड्ढा खोदकर जमीन के अंदर जाके मदमस्त सो जाता है, ना हिलता है ना डुलता है, बिल्कुल मृत व्यक्ति की तरह हो जाता है ये।
मेंढक, और उस समय ये त्वचीय श्वसन भी करता है। मुख से श्वसन नहीं करेगा, किससे करेगा? त्वचा से। त्वचीय श्वसन करता है ये, किसमें? शीत निष्क्रियता, हाइबरनेशन में। तो मेंढक हाइबरनेशन या शीत निष्क्रियता में भी जाता है और सर्दी से बचने के लिए ऐसा करता है, और गर्मी में बचने के लिए ये कहाँ जाएगा? गहरे गड्ढों में जाएगा और ठंडी जगहों पर जाएगा, पानी में रहेगा, ये छायादार जगह में रहेगा, कीचड़ में रहेगा, ताकि ये किससे बच सके? गर्मी से। और ये दोनों मौसम से बचना है, क्योंकि ये शरीर के तापमान को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। चलो आगे चलें। मेंढक की आकारिकी या मॉर्फोलॉजी। जो लक्षण दूर से देखकर बताए जा सकें वो आकारिकी या किसमें आते हैं? मॉर्फोलॉजी में। जैसे मेंढक की त्वचा श्लेष्मा से ढकी होती है और चिकनी व फिसलनी होती है। मेंढक को हाथ में लो, तुरंत हाथ से फिसल जाएगी। क्यों फिसल जाएगी? क्योंकि उसकी त्वचा चिकनी व फिसलनी है। और ये चिकनी फिसलनी होने का कारण है कि मेंढक की त्वचा पर किसका आवरण है? श्लेष्म या म्यूकस। और इसी म्यूकस के कारण उसकी त्वचा सदैव क्या रहती है? आर्द्र, नम रहती है। हमारी त्वचा रूखी सूखी नहीं, नम रहती है। रूखी सूखी नहीं है, वैसे इसकी त्वचा भी क्या रहेगी? नम बनी रहेगी, रूखी सूखी नहीं होगी। मेंढक की पृष्ठ सतह धानी हरे रंग की, ओलिव ग्रीन कलर की होगी, और अधर सतह, ये पृष्ठ सतह और ये नीचे वाली अधर सतह, इसका रंग होगा हल्का पीला, पेल येलो, ओलिव ग्रीन। ऊपर से ओलिव ग्रीन, नीचे से हल्का पीला, पेल येलो कलर की होगी मेंढक। तो मेंढक ऊपर से हरे रंग की और नीचे से हल्का पीला रंग होगा मेंढक का। यहाँ ऊपर से इसमें धब्बे भी होंगे, गहरे रंग के धब्बे भी होंगे, जैसे दिख रहा आपको। मेंढक कभी पानी नहीं पीता। बहुत जानकर है ना रही होगी। मेंढक रहता है पानी में और पानी नहीं पीता, बिल्कुल नहीं पीता। पानी ये किसके द्वारा रहेगा? त्वचा द्वारा जल का क्या करेगा? अवशोषण। त्वचा से जल का क्या हो जाएगा? अवशोषण। त्वचा द्वारा जल का क्या हो जाएगा? अवशोषण। तो मेंढक कभी भी पानी नहीं पीता, त्वचा द्वारा जल का क्या करता है? अवशोषण। मेंढक का शरीर सिर और धड़ दो भागों में बटा है। एक सिर, हेड, और धड़, ट्रंक। दो भागों में मेंढक का शरीर बटा हुआ है। हेड और ट्रंक, सिर और धड़। गर्दन नहीं है, गर्दन नहीं है, पूंछ नहीं है। हमारी गर्दन है पर पूंछ नहीं है, इसकी ना तो पूंछ और ना ही गर्दन है। कि सर गर्दन क्यों अनुपस्थित है? गर्दन अनुपस्थित है क्योंकि ये जंप लगाती है तो बैलेंस नहीं बिगड़े, इसलिए इसमें गर्दन क्या है? अनुपस्थित। सिर है और ट्रंक है, गर्दन अनुपस्थित है। चलो आगे आकार की देखें। और हम पादों की झिल्ली युक्त उंगलियां जल में तैरने में क्या करती है? सहायता। मेंढक जल में क्या करता है? तैरता है, और तैरने में सहायक होती है पांव की जो उंगलियां हैं, इनमें लगी होती है झिल्ली। और वो झिल्ली इन्हें किस में मदद करेगी? तैरने में इनमें क्या करती है? मदद। तो ये पांव की झिल्ली जो है इनको तैरने में क्या करने वाली है? मदद। तो ये पांव की झिल्ली जो है, अग्रपाद और पश्चपाद की झिल्लियां तैरने में क्या करेगी? मदद। चलो अगला पॉइंट अगर हम देखें यहाँ पर, तो मुख के ऊपर एक जोड़ी नासा छिद्र व आंख बड़ी बाहर निकली हुई निटिडेटिंग झिल्ली से घिरी हुई होगी। चलो देखते हैं। ये मुख है और ये मुख से ऊपर ये नासा छिद्र है, यहाँ पर एक जोड़ी, और इस आंखें एक जोड़ी और बड़े आकार की होगी और बाहर निकली हुई होगी। हमारी आंखें छोटी और अंदर धसी हुई, इनकी आंखें बड़ी और कहाँ निकली होगी? बाहर, हेडलाइट की तरह बाहर निकली होगी। क्यों निकली होगी? क्योंकि इनको
आइट साइड में देखने की परमिशन नहीं है, गर्दन नहीं है। अब इनकी गर्दन नहीं है तो इनको दाएं देखना है तो पूरा मुड़ना पड़े, इनको बाएं देखना हो तो पूरा मुड़ना पड़े, और हमको दाएं बाएं देखना है तो केवल गर्दन से हम इधर उधर देख सकते हैं। तो ऐसी व्यवस्था इन मेंढक के पास नहीं है। इसलिए आंखें बड़ी रखी ताकि ये आंखें घुमा के आइट साइड का व्यू देख सके। इधर की आंख इधर देखेगी, इधर की आंख इधर देखेगी, इसलिए आंखें बड़ी और बाहर निकली हुई। और इनको पानी में बहुत ज्यादा रहना है, इसलिए इनके ऊपर झिल्ली लगी होती है, निक्टिटेटिंग झिल्ली। आगे चलें। अग्रपाद छोटे व 4 उंगली और पश्चपाद पेशी युक्त लंबे तथा 5 उंगली। अब यहां देखो, आगे के पैर अग्रपाद 4 उंगली वाले और आकार में लंबाई में क्या होंगे, छोटे। ये अग्रपाद छोटे, उंगलियों की संख्या 4 होगी। हमारे भी हाथ छोटे और पांव बड़े, अग्रपाद छोटे, पांव लंबे, पर इनमें उंगलियां कितनी है, 4। पश्चपाद की बात करें ये वाले, तो देखो ये पश्चपाद यहां से घूम के यहां तक आया है। पश्चपाद क्या होंगे, लंबे, और उंगलियों की संख्या 5। और पश्चपाद जो होते हैं वो पेशी युक्त हैं, मस्कुलर है ये। और इसी मस्कुलर होने के कारण कुछ देश वाले इनके पैरों को भी खाते हैं। भारत में नहीं खाया जाता, चाइना जैसे देश में खाया जाता। कुछ लोग इनके पैरों को भी खाते हैं, मस्कुलर लेग को भी क्या कर लेते हैं, खा जाते हैं। और इसलिए मेंढक का पालन भी किया जाता है कुछ देशों में। तो इनके पश्चपाद कैसे होंगे, लंबे, और उंगलियों की संख्या हमारे जैसे 5 होगी, किसमें, पश्चपाद में। पर अग्रपाद में उंगलियों की संख्या कितनी है, 4। ध्यान रखना, इसके अग्रपाद की पहली उंगली में क्या उपस्थित है, कॉपुलेटरी पैड। और ये कॉपुलेटरी पैड केवल किसका लक्षण है, नर का। नर में और गले में क्या है, वोकल सेक, जिससे ये क्या करता है, आवाज निकालता है। आपने बारिश के दिनों में मेंढक को देखा होगा, बारिश के दिनों में जो गड्ढे भर जाते हैं, रात को टर टर की जो आवाज निकलती है, वो आवाज कहां से आती है, वोकल सेक से। वो नर जो है वो मादा को मैथुन करने के लिए क्या कर रहा है, पुकार रहा है। और वैसे ही नर के पास जो है वो क्या है, कॉपुलेटरी पैड, क्योंकि इसी से वो मैथुन के समय मादा के पीठ पर क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। किसके द्वारा, कॉपुलेटरी पैड के द्वारा। तो 2 संरचनाएं इसके पास है। कौन कौन सी, आवाज निकालने के लिए वोकल से, गले में, गला बड़ा होगा इसका, और दूसरा इसकी पहली उंगली में अग्रपाद की क्या होगी, कॉपुलेटरी पैड। और ये दोनों संरचनाएं मादा मेंढक में क्या होगी, अनुपस्थित। केवल किसमें रहेगी, नर मेंढक में। ये ध्यान रखना है, नर और मादा को पहचानने का यही एक तरीका है। आगे अगर बात करें हम यहां से, अगर वह पश्चपाद चलने फिरने टहलने व कूदने व गड्ढा बनाने का क्या करते हैं, काम, हाथ पैर से क्या करते हैं, हम चलते फिरते घूमते टहलते, पर ये कूदेगी भी सही, जंपिंग करेगी ये, इसके साथ साथ ये गड्ढा भी खोदेगी, क्योंकि ये शीत निष्क्रिय और ग्रीष्म निष्क्रियता में जाने वाली है, तो गड्ढा भी खोदना पड़ेगा। इन्हीं की मदद से पानी में तैरने का काम भी करेगी। ये सारे जो काम है ये किसकी मदद से होने वाले हैं, वो मदद जो है वो किसकी मदद से होंगे सारे काम, तो ये सारे काम होंगे इनके अग्र और पश्चपादों से। ये हमने पूरी मेंढक की क्या देखी है, आकार की। अब हम चलने वाले हैं, अगला टॉपिक हमारा है वो है शारीरिकी एनाटॉमी, आंतरिक आकार की। अभी तक हम बाहर की बात कर रहे थे, अब शरीर के अंदर की बात करेंगे। और शरीर के अंदर अगर हम चले तो हमारे शरीर के अंदर हृदय है, फेफड़ा है, वृक्क है, आहार नाल है, और इन्हीं की मदद से सारे तंत्र विकसित होते हैं। वैसे ही तंत्र इसके अंदर भी देखने वाले हैं। 6 तंत्र की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला तंत्र हमारा जो है वो कौन सा है, पाचन तंत्र। खाया पिया पचाया वही काम यह करेगी। पाचन तंत्र की बात करें मेंढक में तो 2 चीजों से मिलकर बना है ये,
आहार नाल ट्यूब पाइप, और दूसरा है आहार ग्रंथियां। ग्रंथियां जूस का स्त्रावण करती, जिससे भोजन का क्या होने वाला है, पाचन। तो दो चीजें हैं यहाँ पर, आहार नाल और आहार ग्रंथियां। मेंढक कैसी है, मांसाहारी। मेंढक शाकाहारी नहीं है, क्या है, मांसाहारी, और इसलिए इसकी आहार नाल क्या हो जाती है, छोटी। जो भी मांसाहारी होते हैं उनकी आहार नाल की लंबाई ज्यादा नहीं होती, शाकाहारी की लंबाई ज्यादा होती है और मांसाहारी की लंबाई कम होती है। हम मनुष्य, हमारी आहार नाल की लंबाई कैसी है, छोटे की लंबी। लंबी है क्योंकि हम भी शाकाहारी है, कहने में हम सर्वाहारी लेकिन हम शाकाहारी है। मेंढक मांसाहारी है, आहार नाल क्या होगी, छोटी। चलो अब ये जो चित्र है ये एनसीईआरटी का चित्र है बेटा, और इसमें सारे तंत्र एक साथ दिए हैं। जैसे अभी मैं नेमिंग कर देता हूं यहां पर। नेमिंग में अगर हम चलें यहां से, ये है यकृत, ये है ग्रसिका, ये है आमाशय, ये है आंत, ये है छोटी आंत का पहला भाग ड्यूडेनम, ये वाला भाग है रेक्टम, ये वाला भाग है अवस्कर, ये है अवस्कर छिद्र, ये है मूत्राशय, ये है वृक्क, ये है वसा, वसापिंड। यहां से ऊपर चले यदि हम, तो ये है हमारा फेफड़ा, और ये है हमारा पित्ताशय, और ये है हमारा हृदय। ये हमने यहाँ सारे नेमिंग कर दी है। अब इसको हम ध्यान से समझते हैं। सबसे पहला जो तंत्र हम समझने वाले हैं, वो पहला तंत्र हमारा होगा कौन सा, पाचन तंत्र। और पाचन तंत्र की शुरुआत किससे होती है, मुख से। शुरुआत किससे होने वाली है, मुख से। तो ये अपने मुख से भोजन को पकड़ेगी कैसे, हाथ तो कुछ है नहीं। तो इसके पास इसकी जो ज़बान द्विपालित है, करके ज़बान बाहर निकालती है, दो भाग निकले होते हैं ऐसे। ऐसे ये भोजन को पकड़ती, जैसा मैंने पेन पकड़ा और वापस जाती है, ऐसे द्विपालित है, भोजन को पकड़ा ऐसे और खींच लाती है। मुख से भोजन को पकड़ने का काम जिह्वा से करती है, द्विपालित जिह्वा से। फिर भोजन कहाँ आएगा, मुख गुहा, जहां अच्छे से भोजन को क्या किया जाएगा, चबाया जाएगा और उसमें लार मिलाया जाएगा। फिर ग्रसनी से होता हुआ इसोफेगस ग्रसिका में जाएगा, फेरिंग्स से होता हुआ इसोफेगस ग्रसिका में जाएगा। जो छोटी पाइप है, नली कैसी है, छोटी, ये वाली, ये ग्रसिका छोटी पाइप है, ज्यादा लंबी पाइप नहीं है। और ये ग्रसिका जाकर किस में खुलेगी, आमाशय में। थैले जैसी संरचना, बेग जैसी संरचना है। और इस आमाशय की अगर हम बात करें, तो आमाशय में स्त्रावण होगा किसका, HCl का, और साथ ही साथ यहाँ स्त्रावण होगा गैस्ट्रिक जूस का। किसका स्त्रावण होने वाला है, गैस्ट्रिक जूस का। तो आमाशय में HCl भी स्त्रावित होगा और गैस्ट्रिक जूस भी क्या होगा, स्त्रावित। और इससे भोजन का क्या होने वाला है, पाचन। लेकिन ये जो भोजन पाचित होगा यहाँ पर, ये आंशिक भोजन पाचित है। और आंशिक भोजन का जो पाचन होगा उसे हम नाम देते हैं कायिम। क्या नाम दिया है, कायिम। और ये कायिम भोजन फिर बढ़ेगा आगे किसकी तरफ, आंत की तरफ।
अगला भाग यहां से देखो, फ्लो चार्ट में मैंने बताया है आंत का अगला भाग जो है आमाशय के बाद वो क्या है, इंटेस्टाइन आंत, जिसमें पहला भाग क्या है, ड्यूडेनम। और इस ड्यूडेनम में क्या बढ़ेगा, इधर से काइम। क्या बढ़ रहा है, काइम। और इस ड्यूडेनम की अगर हम बात करें तो इस ड्यूडेनम और छोटी आंत में इस तरह से होती है, आंतरिक भित्ति में ये अंकुर है। क्या है ये, अंकुर, विलाई। और इसके ऊपर लगे होते हैं इस तरह के सूक्ष्म अंकुर। क्या लगे हैं, सूक्ष्म अंकुर। इनसे क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा, सर्वाधिक भोजन का जो पाचन हुआ उसका क्या हो जाएगा, अवशोषण। तो भोजन का सर्वाधिक पाचन कहाँ होगा, छोटी आंत या ड्यूडेनम में। और पाचित भोजन का सर्वाधिक अवशोषण भी कहाँ होगा, ड्यूडेनम या आंत में। देखो इस आंत में दो ग्रंथियां खुल रही है, एक है यकृत और दूसरी है अग्नाशय। साथ ही साथ यहाँ पित्ताशय भी है, ये चित्र में दिख रहा है आपको, यहाँ से यह है यकृत, ये सीधा आके खुल रहा है यहाँ पर। इसके साथ साथ इस चित्र में हमको अग्नाशय नहीं बताया, यहाँ पेंक्रियाज नहीं बताया है। और साथ ही साथ ग्लाल ब्लेडर पित्ताशय भी दिखाया गया है, लेकिन इस चित्र में एनसीईआरटी के चित्र में क्या नहीं है, वो नहीं है यहाँ पर अग्नाशय, और ये सब है यहाँ मौजूद। तो ये यकृत से पित्त रस जाएगा, जो पित्ताशय में क्या होगा, पित्त रस का संचय। और यहां से कॉमन बाइल डक्ट उस रस को लेकर हिपेटोपेंक्रियाटिक डक्ट से कहां खुलेगा, ड्यूडेनम में। और वहीं पर अग्नाशय से रस स्त्रावित होगा, अग्नाशयी रस। और ये अग्नाशयी रस भी यहाँ हिपेटोपेंक्रियाटिक डक्ट से कहां जाएगा, ड्यूडेनम में। मतलब दोनों रस जाने वाले कहां है, ड्यूडेनम में। और ध्यान रखना, पित्त रस करता है वसा का पाचन। वसा को ये क्या कर देता है, तोड़ देता है। वसा को क्या करेगा, तोड़ देगा, किसमें, फैटी एसिड व ग्लिसरॉल में। कौन तोड़ेगा, पित्त रस। अग्नाशय से जो अग्नाशयी रस जा रहा है ये काम करता है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पर, और ये दोनों को तोड़ देता है। कार्बोहाइड्रेट को शर्करा में और प्रोटीन को अमीनो अम्ल में क्या कर देगा, तोड़ देगा। जब ये टूट जाएंगे तो इनका इस छोटी आंत में क्या होने वाला है, अवशोषण। क्या होने वाला है, अवशोषण। पूरे पाचित भोजन का क्या हो जाएगा, अवशोषण। कौन करेगा, अंकुर व सूक्ष्मांकुर। कहाँ होगा, आंत में। इसके बाद अगला भाग क्या है, रेक्टम। और अगर हम इस रेक्टम को देखें तो यहाँ पर अपाचित भोजन का क्या हो रहा है, संचय। मल जिसको कहते हैं अपाचित भोजन का क्या हो रहा है, संचय। और इस अपाचित भोजन से यहाँ ये जा रहा है एक छिद्र में, जिसे क्या नाम दिया है, अवस्कर। ये वो जगह है जहाँ 3 नलियां आकर खुल रही है। कौन कौन सी, जैसे 3 नदियों का संगम हो, गंगा जमुना सरस्वती, ऐसे 3 पाइपों का संगम है। एक पाइप मल की आ रही है, दूसरी पाइप रक्त किडनी से मूत्र की आ रही है, और तीसरी पाइप यहीं पर खुलने वाली है मूत्र के साथ शुक्राणु आने वाले हैं उधर से, और अंडाणु भी आने वाले हैं। 3 एक ही जगह खुलते हैं, वो जगह क्या है, अवस्कर। और अवस्कर छिद्र से ये मल कहाँ चला जाएगा, शरीर से बाहर। तो फिर से पाठ देखो, पहले आया भोजन मुख में, मुख से मुख गुहा में, मुख गुहा से ग्रसनी में, और ग्रसनी से ग्रसिका आमाशय, आंत, आंत में ड्यूडेनम में, फिर रेक्टम, और रेक्टम से अवस्कर, और अवस्कर छिद्र से कहाँ निकल गया है, बाहर। समझ में आई बात। भोजन के पाचन के लिए रस देने वाली ये 2 यकृत, अग्नाशय और पित्ताशय 3 ग्रंथियां मुख्य रूप से यहाँ भूमिका निभाती है। तो ये हमने अभी एक तंत्र समझा है, पाचन तंत्र। अगले तंत्र की तरफ चल रहे हैं, वो अगला तंत्र हमारा कौन सा है, श्वसन तंत्र। अगला कौन सा तंत्र है, श्वसन तंत्र। इसको समझने जा रहे हैं। श्वसन तंत्र की बात करें तो श्वसन का अंग यहाँ पर है। मेंढक में श्वसन का अंग कौन कौन सा है, फेफड़ा, त्वचा और मुख गुहा। मेंढक, आप जानकर हैरान होंगे कि मेंढक एकमात्र ऐसा जंतु है जिसमें सभी प्रकार के जितने भी श्वसन के अंग होते हैं सब इसमें है। क्या क्या है, फेफड़ा है, त्वचा है, मुख गुहा है,
इसके अलावा गिल्स भी इसके लार्वा में पाए जाते हैं। तो श्वसन के अंग यहाँ फेफड़ा, त्वचा, मुख गुहा है। और हम जानते हैं मेंढक दो जगह रह सकता है, जल व थल। और जब जल में मेंढक होगा तो श्वसन करेगा त्वचा द्वारा, जिसे क्या नाम दिया जा रहा है, त्वचीय श्वसन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। कहाँ होगा ये? त्वचा से जल के अंदर। जल में घुलनशील O2 को इसका शरीर विसरण द्वारा क्या करेगा, अवशोषित। तो जल में घुलनशील O2 विसरण द्वारा क्या की जाएगी, प्राप्त की जाएगी। कौन सी प्रक्रिया द्वारा? विसरण द्वारा। ग्रीष्म निष्क्रियता और शीत निष्क्रियता के दौरान भी यह त्वचा द्वारा क्या करता है, श्वसन। तो त्वचीय श्वसन किस समय भी होगा? ग्रीष्म निष्क्रियता और शीत निष्क्रियता। हाइबरनेशन और एस्टिवेशन में भी यह त्वचीय श्वसन करेगा, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करता है मेंढक। थल पे चले यदि हम, तो थल पे चले तो थल में फेफड़ा और मुख गुहा और त्वचा द्वारा श्वसन होगा। कौन कौन सी श्वसन के अंग होंगे? फेफड़ा होगा, मुख गुहा होगी और त्वचा। ये सब स्थल के श्वसन के अंग होंगे। किसमें? मेंढक में। और अगर जो फेफड़े से श्वसन होता है तो उसे नाम दिया है फुफ्फुसीय श्वसन या पल्मोनरी रेस्पिरेशन। उसको क्या दिया गया है, नाम। मेंढक में फेफड़े की बात करें तो फेफड़ा कितना है, एक जोड़ी गुलाबी रंग का लंबे अंडाकार थैलीनुमा वक्षीय गुहा भाग में क्या है, ये उपस्थित। तो हमने देखा है चित्र में कि इस तरह से ये जो यकृत है, लीवर है, ये इस तरह से, और इसी लीवर के पास में गुलाबी रंग का, यहाँ पर रंग कैसा है, गुलाबी। देख लो मैंने बनाई दिया गुलाबी, पिंक कलर बना ही लिया यहाँ पर। गुलाबी रंग का यहाँ क्या है, फेफड़ा। रंग फेफड़े का कैसा है, गुलाबी पिंक कलर का है ये फेफड़ा। लंबे अंडाकार है ये, अंडे का आकार का और लंबा है ये। और थैलीनुमा होगा क्योंकि इसके अंदर भरा होगा O2 व CO2 का आदान प्रदान करेगा ये, इसलिए हवा से भरा होगा, थैलीनुमा होगा। वक्षीय भाग में उपस्थित है। हमारा ये वाला भाग वक्ष है, पहला वाला भाग वक्ष, देन उदर। तो वक्ष वाले भाग में उपस्थित होगा ये। मेंढक में वायु नासा छिद्रों से होकर, नाक से निकलकर नासा छिद्रों से होकर कहाँ पहुंचती है, मुख गुहा में। मुख गुहा में, मुख के अंदर, और वहां से कहाँ चली जाती है, फेफड़े के अंदर वो प्रवेश करी जाती है। तो श्वास लेने का वही सिस्टम है जैसा हमारे अंदर है। हम भी श्वास किससे लेते हैं, नाक से, नासा छिद्र से। वैसे ही नासा छिद्र से कहाँ क्या जाएगी, हवा नासा छिद्र से मुख गुहा, और मुख गुहा से कहाँ चली जाएगी, फेफड़ों में चली जाएगी। ये पूरा हमने जो देखा, ये क्या था, हमारा श्वसन का तंत्र। किसके लिए, मेंढक के लिए। चलो अगला तंत्र हम चल रहे हैं, मेंढक के अगले तंत्र की तरफ चल रहे हैं, जिसे हमने नाम दिया है परिसंचरण तंत्र। क्या नाम दे दिया है, परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम। और मेंढक के अंदर ये परिसंचरण तंत्र सुविकसित। पहली बात कैसा होगा, सुविकसित। और दूसरी बात ये क्या होगा, बंद प्रकार का। मेंढक के अंदर खुला प्रकार नहीं है, सभी कार्डेट्स में परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का। खुला प्रकार जो लक्षण है वो नॉन कार्डेट्स का है, अकशेरुकी का है। सुविकसित होगा, मनुष्य की तरह सुविकसित परिसंचरण तंत्र होगा। इसमें भी मनुष्य के समान दो तंत्र है। इसके दो तंत्र कौन कौन से हैं, लसिका परिसंचरण तंत्र, लिम्फेटिक सिस्टम मनुष्य की तरह, और दूसरा है रुधिर परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, किसकी तरह, मनुष्य की तरह। तो दो तंत्र काम करते हैं इसमें, लसिका परिसंचरण तंत्र, और दूसरा है हमारे पास में रुधिर परिसंचरण तंत्र। ये दो तंत्र यहाँ पर काम करते हैं। लसिका परिसंचरण तंत्र में लसिका द्रव्य जो बहता है, वो द्रव्य मनुष्य में हम बहुत डिटेल से पढ़ते हैं। यहाँ मेंढक में ज्यादा डिटेल दिया नहीं है, बस नाम ही दिए हैं लसिका, लसिका नलिकाओं
और लसिका ग्रंथियों का बना होता है। लसिका द्रव्य लसिका नलियों में बहता है और ग्रंथियां जो होती है उसे वो गति प्रदान करती है। इस तरह 3 भागे यहाँ लसिका परिसंचरण तंत्र के, लसिका, लसिका नलिकाओं और लसिका ग्रंथियों का बना होता है। आगे अगर हम बात करें रुधिर परिसंचरण तंत्र, तो रुधिर परिसंचरण तंत्र में यहाँ आएगा हमारा हृदय, रक्त वाहिकाओं और रुधिर। 3 भाग है यहाँ भी, वही 3 भाग। हृदय मतलब सीधी सी बात करें तो ये है मोटर, रक्त वाहिनी मतलब पाइप और रुधिर मतलब पानी। तो पानी को अगर आपको कुएं से या बोरिंग से निकालना है और बहाना है, बाहर निकालना है, तो मोटर की तरह हृदय काम करता है, पाइप की तरह रुधिर वाहिनी और पानी की तरह रुधिर कार्य करता है। यहाँ पर वैसे ही काम चलता है। यहाँ पर इन तीनों को एक एक करके यहाँ समझेंगे हम, थोड़ा डिटेल स्टडी दिया है यहाँ पर। सबसे पहले इन्होंने किसकी बात की है, हृदय या हार्ट की बात की है। और मेंढक का हार्ट जो है वो 3 कक्षीय मांसल या पेशीय संरचना का है। इनके हार्ट में जो संरचनाएं हैं वो कितनी है, 3 कक्षीय हृदय है। ये देखो यहाँ मेंढक का, तीन कक्षीय क्या है, हृदय। 2 जो है यहाँ पर आलिंद है और एक जो है वो क्या है, निलय। 3 कक्षीय हृदय है मेंढक का, पहली बात। दूसरी बात यहाँ से करें तो मेंढक का हृदय पेशीय है, मांसल या कैसा है, पेशीय है। मांसल या पेशी का मतलब है जैसा मनुष्य का होता है मांसल या पेशीय, ये अपने आप स्वनियंत्रित होता है। कैसा होता है, स्वनियंत्रित होता है, ब्रेन का कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता। दूसरी बात करें अगर हम यहाँ से, तो देह गुहा के ऊपरी भाग में स्थित है। हमारी जो मेंढक की है जो देह गुहा है इसमें ऊपरी भाग पर स्थित है, निचले भाग पर नहीं है। यह देह गुहा में कहाँ होगा, ऊपरी भाग पर यह उपस्थित होगा। पतली झिल्ली हृदय आवरण पेरिकार्डियम से घिरा हुआ है। तो इस हृदय के आसपास एक झिल्ली है जिसको हमने क्या नाम दिया है, हृदय आवरण, या क्या कह दिया है, पेरिकार्डियल। पेरिकार्डियल झिल्ली या पेरिकार्डियम से ये क्या होता है, घिरा हुआ। एक झिल्ली जो इसको प्रोटेक्ट करके रख रही है हृदय को, उसे हमने क्या नाम दिया है, पेरिकार्डियम या हृदय आवरण। रुधिर परिसंचरण पेशी हृदय की पंपन क्रिया द्वारा होता है। रुधिर का परिसंचरण, रुधिर जो बहेगा हमारे मेंढक के शरीर में, उस मेंढक के शरीर में बहने का कारण क्या है, पेशी हृदय की पंपन। पेशी हृदय पंपिंग करेगा, इस तरह से पंप करेगा, संकुचन और शिथिलन करेगा, और संकुचन शिथिलन पंपिंग के कारण ही ये हृदय का परिसंचरण पूरे शरीर में होगा। अब हम देख रहे हैं यहां से रक्त वाहिनी, अगला टॉपिक। एक हमने देखा है हृदय, अब हम दूसरा देख रहे हैं रक्त वाहिनी, फिर हम देखेंगे रुधिर या रक्त। रक्त वाहिनी में अगर हम यहां से देखें तो 2 रक्त वाहिनी दिखाई दे रही है, धमनी तंत्र और शिरा तंत्र। धमनी का काम हम जानते ही है, धमनी शुद्ध रक्त को लेकर जाती है हृदय से कहां, शरीर के विभिन्न भागों में। और धमनी तंत्र में आता है, शिरा तंत्र में आता है शिराएं, शरीर के विभिन्न भाग से अशुद्ध रक्त को कलेक्ट करके कहां डालती है, हृदय में। तो धमनी का काम शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाना, कहां से, हृदय से। मोटर जो मेन स्रोत है वहां से पानी को कहां पहुंचा देता है, सभी जगहों पर। वैसे ही हृदय से विभिन्न शरीर के भागों में पहुंचाने का काम धमनी तंत्र करेगा। और शिरा तंत्र क्या करेगा, शरीर के विभिन्न भागों से रक्त को इकट्ठा करके कहां डालेगा, हृदय में। ये काम कौन करेगा, रक्त का शिराएं जो है ये काम करेंगी।
चलो आगे यहां से चले। अगर हम ये जो 3 कक्षीय हृदय है, इस 3 कक्षीय हृदय में कैसे यहाँ पर फ्लो चार्ट मैंने एक बताया है, किस कैसे यहाँ कार्य होता है, कैसे काम चलता है, उसकी बात मैंने यहाँ की है। देखो इस फ्लो चार्ट में अगर हम देखें तो एक तरफ हृदय को मैंने 2 सतहों से बताया है। इसको एक तरफ मैंने अधर सतह ली है, कलर चेंज कर लेते हैं हम। एक तरफ मैंने सतह कौन सी ली है, अधर सतह, और एक तरफ सतह ली है पृष्ठ सतह। ये 2 सतह हैं, क्यों ली है मैंने? एक तरफ अधर सतह से सामने से देखेंगे और एक तरफ इसको पीछे से देखेंगे पृष्ठ सतह से। जरूरत है यहाँ पर, क्योंकि कुछ संरचनाएं अधर सतह पर और कुछ संरचनाएं पृष्ठ सतह पर है, इसलिए मैंने 2 व्यू यहाँ पर लिए हैं। अब कैसे यह काम करता है उसकी प्रक्रिया को समझने वाले हैं। 2 मुख्य संरचनाएं यहाँ से समझना है। धमनी शंकु, ये रहा धमनी शंकु, ये रहा शंकु आकार का धमनी का बना हुआ संरचना, कोनस आर्टेरियोसस। और दूसरा एक और नई संरचना आपको सुनने में आएगी, सिराकोटर साइनस वेनसस। धमनी शंकु मतलब धमनी और धमनी मतलब शुद्ध रक्त। साइनस वेनसस, वीनस वीनस मतलब सिरा और सिरा मतलब अशुद्ध रक्त। बस तो इतनी बातें आपको समझना है। इधर ये राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया और वेंट्रिकल तो कॉमन है। ये ऐसा रखा हुआ था, इसको पलट दिया, तो पलट दिया तो ये क्या हो गया, यहाँ पर लेफ्ट एट्रिया और ये राइट एट्रिया। क्या हुआ है, लेफ्ट एट्रिया और राइट एट्रिया। सिर्फ यहां से यहां आने में क्या बदल गई है, पोजीशन बदल गई है दोनों की। ठीक है, ये पृष्ठ सतह पर कैसे रक्त का परिसंचरण होता है, इसमें यह समझना बस हमको मुख्य रूप से कि रक्त का परिसंचरण कैसे होता है इसमें। चलो समझ लेते हैं इसको। यहां से एक फ्लो चार्ट इधर बना देता हूं और मैं, यह है हृदय, यह है हृदय, यह है राइट एट्रिया या लेफ्ट एट्रिया और यह है वेंट्रिकल। यह है हमारा शरीर और यह है इसका फेफड़ा। कैसे रक्त वाहिनी यहां जाएंगी उनको देखना है। लेफ्ट एट्रिया शुद्ध रक्त और राइट एट्रिया अशुद्ध रक्त, और वेंट्रिकल से जाता है यहां पर कोनस आर्टेरियोसस, वो शरीर में भी भेजेगा रक्त को, और रक्त को भेजता है किसके पास, फेफड़े के पास। फेफड़ा शुद्ध रक्त को भेजता है किसके पास, लेफ्ट एट्रिया। शरीर से जाता है साइनसस वेनसस के पास, और यहां से जाएगा राइट एट्रिया फिर वहां। अब इस पूरे फ्लो चार्ट को यहां से आप, मैंने एक सिंपल डायग्राम से भी बताया है और इधर जो डायग्राम बनाया उससे बताया है, और इसको और सिंपल करने के लिए यहां मैंने ये चित्र बना दिया। शुरुआत करते हैं हम यहां से। शरीर में जो रक्त लेकर जाती है वो कौन जाती है, धमनी। धमनी कहाँ जाएगी, शरीर में रक्त लेकर जाएगी। ये धमनी शरीर में रक्त लेकर, शुद्ध रक्त लेकर जाती है शरीर में। शरीर से अशुद्ध रक्त लेकर कौन आती है, सीरा। कहाँ आएगी वो, वेना कावा में। सीरा मतलब छोटी पतली पाइप, पतली पाइप बड़े पाइप में खुलती है, छोटी छोटी नालियां बड़े नाले में खुलती है, और वो कौन है, वेना कावा। वेना कावा में जाकर खुल जाती है। कौन खुलेगी, सीरा। सीरा किस में जाकर खुल गई है, वेना कावा में। और ये वेना कावा जो है ये जाकर खुलता है किसमें, साइनस वेनसस। ये एक त्रिभुजाकार संरचना है। सिराकोटर साइनस वेनसस कैसी है, ये त्रिभुजाकार संरचना हृदय के पृष्ठ सतह पर होगी, अधर पे नहीं होगी। और इसमें कौन खुल रहा है, वेना कावा आकर इसमें क्या हो रही है, खुल रही है। सभी जगह से रक्त को इकट्ठा करके लाई और किसमें खुल गई, सिराकोटर साइनस वेनसस में।
और इस साइनस वेनेसस का कनेक्शन अंदर से किसके साथ है? राइट एट्रिया के साथ। किसके साथ? राइट एट्रिया के साथ। तो इस साइनस वेनेसस से रक्त कहां चला जाएगा? राइट एट्रिया में। कौन सा रक्त गया? अशुद्ध रक्त। अभी रक्त कैसा चल रहा है? यहाँ सभी जगहों पर अशुद्ध है। ये रक्त कैसा है? अशुद्ध। और वो अशुद्ध रक्त राइट एट्रिया किस में खुल जाएगी? वेंट्रिकल में। राइट एट्रिया किस में खुलेगी? वेंट्रिकल में, निलय में। ठीक है। अब निलय में ही हम जानता है फेफड़ा जो है वो रक्त को क्या करता है? शुद्ध। और शुद्ध रक्त को लेकर आने वाली जो धमनी है वो कहाँ जाएगी? लेफ्ट एट्रिया में। और लेफ्ट एट्रिया से शुद्ध रक्त लेफ्ट एट्रिया में, यहाँ आ गए लेफ्ट एट्रिया में फेफड़े से, और यहां से लेफ्ट एट्रिया से शुद्ध रक्त कहाँ गया? वेंट्रिकल में। राइट एट्रिया से शुद्ध रक्त कहाँ गया? वेंट्रिकल में। और निलय में रक्त हो जाता है मिक्स्ड। मिक्स्ड ब्लड काम करता है कहां पर? वेंट्रिकल्स या निलय। मतलब यहां पर एक तरफ से शुद्ध रक्त आ रहा है, दूसरी तरफ से अशुद्ध रक्त आ रहा है, मिक्सचर हो रहा है। रक्त में क्या हो रहा है? मिक्सचर। शुद्ध और अशुद्ध रक्त का मिक्सिंग वेंट्रिकल में हो रहा है। और वो मिक्स्ड ब्लड जो है वही जाएगा किसमें? धमनी शंकु में। ये वेंट्रिकल जो है वहां से मिक्स्ड ब्लड जाता है किसमें? धमनी शंकु में। और इस धमनी शंकु से दो शाखाएं बढ़ गई। एक तरफ जाता है मिक्स्ड ब्लड किसके पास? फेफड़े के पास। और एक तरफ जाता है मिक्स्ड ब्लड किसके पास? शरीर के पास। फेफड़ा इस मिक्स्ड ब्लड से शुद्ध रक्त को लेफ्ट एट्रिया में पहुंचाता है, और शरीर को जो मिक्स्ड ब्लड मिला उससे वो शरीर श्वसन की प्रक्रिया करता है। इस तरह मेंढक में यदि हम देखें तो मेंढक को शुद्ध रक्त मिलता है कि मिक्स्ड ब्लड मिलता है? तो ये बहुत फेमस प्रश्न है। मेंढक के शरीर में उसको ब्लड कैसा मिलेगा? मिक्स्ड ब्लड मिलेगा। अशुद्ध रक्त भी नहीं होगा और पूरी तरह से शुद्ध भी नहीं होगा। मिक्स्ड ब्लड मेंढक को मिलता है यहाँ से, जो हमको दिखाई दे रहा है। तो ब्लड कैसा मिलेगा मेंढक को? मिक्स्ड ब्लड। ये ध्यान रखना। और यही था हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ध्यान रखना, कोनस आर्टेरियोसस धमनी शंकु वेंट्रिकल से निकलता है और इसमें शुद्ध रक्त है। सिरा कोटर त्रिभुजाकार संरचना जिसमें वेना कावाई खुलती है और ये जाकर राइट एट्रिया में खुलता है, इसमें अशुद्ध रक्त। बस इतने ही आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। बाकी ये फ्लो चार्ट मैंने यहाँ आपको समझा दिया है, बहुत आसान तरीके से चीजें समझ में आ गई हमको। चलो आगे बढ़ते हैं रक्त की तरफ। किसकी तरफ बढ़ रहे हैं? रक्त। तीन भाग देखे हमने, हृदय, फिर रक्तवाहिनी और रक्त। अब रक्त में चलें तो रक्त में वही दो भाग हैं, प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं। प्लाज्मा मतलब द्रव्य, रक्त कणिकाएं मतलब उसमें मिली हुई कोशिकाएं। और रक्त कणिकाएं जो हैं वो तीन प्रकार की है। आरबीसी, इरिथ्रोसाइट्स, केंद्रक उपस्थित, और हीमोग्लोबिन। इनमें क्या मिलेगा? वर्णक। तो ये आरबीसी का आकार जो होगा वो गोलाकार, आरबीसी का आकार। इनके अंदर एक बड़ा सा रखा हुआ है क्या? केंद्रक। और साथ ही साथ इसमें लाल कलर का वर्णक है जिसको हम बोलते हैं एचबी, हीमोग्लोबिन। तो इस कारण इन रक्त मेंढक के रक्त का रंग भी कैसा हो जाएगा? लाल, हीमोग्लोबिन के कारण। और इसके आरबीसी के अंदर क्या उपस्थित है? केंद्रक। ध्यान रखना, स्तनधारी और मनुष्य की आरबीसी में, परिपक्व आरबीसी में केंद्रक क्या था? अनुपस्थित। मेंढक की परिपक्व आरबीसी में केंद्रक क्या है? उपस्थित। तो यहाँ केंद्रक क्या है? उपस्थित। चलो आगे बात करें तो दूसरी कोशिका है डब्ल्यूबीसी, ल्यूकोसाइट्स। और डब्ल्यूबीसी का काम है सुरक्षा कर देना, सैनिक की तरह काम करती है ये डब्ल्यूबीसी। तीसरी है यहाँ पर प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स की अगर हम बात करें तो ये ब्लड क्लोटिंग, रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती हैं। तो तीन प्रकार की कोशिकाएं मेंढक में भी है, जैसा मनुष्य में है बस वैसा ही यहाँ चल रहा है। लिम्फ या लसिका को हम अगर देखें तो रक्त में से क्या माइनस कर दे? आरबीसी। और कुछ प्रोटीन को अगर माइनस कर दे
तो क्या बचता है, लसिका बच जाती है। रक्त में से क्या माइनस किया, आरबीसी धन कुछ प्रोटीन्स, तो बचा हुआ द्रव्य क्या कहलाएगा, लसिका लिम्फ। और मेंढक में लसिका तंत्र सुविकसित है। चलो रक्त के कार्य की तरफ चले। पोषक पदार्थ को वो शरीर के सभी भागों में पहुंचाता है, यह सबसे मुख्य कार्य है। दूसरा काम है यहाँ पर गैसों का आदान प्रदान करना, ऑक्सीजन शरीर की सभी कोशिकाओं में और CO2 को कलेक्ट करके वापस फेफड़े में डालने का काम कौन करेगा, रक्त। तीसरा जल का परिवहन, क्योंकि जल जो है वो जल में अंदर डिजोल्व्ड ऑक्सीजन है, तो जल सभी जगह पहुंचेगा, तभी तो ऑक्सीजन का विसरण होगा यहाँ पर। तो जल का परिसंचरण भी किसके द्वारा होगा, रक्त के द्वारा। तो पोषक पदार्थ, गैसों और जल का परिवहन जो होने वाला है वो सब किसकी सहायता से होने वाला है, रक्त। इसके अलावा यहाँ अगर हम देखें तो दो पोर्टल तंत्र है यहाँ पर, यकृत निवाहिका तंत्र हेपेटिक पोर्टल सिस्टम और दूसरा वृक्कीय निवाहिका तंत्र रीनल पोर्टल सिस्टम। क्या है ये पोर्टल सिस्टम, थोड़ा समझ लेते हैं इनको। जैसे मैं बात करूं यहां पर, ये आमाशय, ये हमारा आमाशय, ये इधर लगा हुआ पेंक्रियास अग्नाशय और ये लगा हुआ लीवर यकृत। अब यहां से होने वाला क्या है ये समझना हमको काम की बात। यहां से ये पाइप आई, यहीं पर लगा हुआ है गाल ब्लेडर, ठीक है। क्या होने वाला है, क्या है पोर्टल सिस्टम, तो पोर्टल सिस्टम का सीधा मतलब है शॉर्टकट। हम ये बोल सकते हैं कि शॉर्टकट को ही क्या कहते हैं, पोर्टल सिस्टम। तो क्या है शॉर्टकट, यहाँ पर वो शॉर्टकट समझना है। हम जानते हैं कि सभी जगहों से रक्त को इकट्ठा करती है सिरा। कौन रक्त को इकट्ठा करेगी, सिरा। और सिरा जाकर खुल जाती है वेना कावा में। कहां खुलेगी, वेना कावा में। और वेना कावा खुलती है किसमें, हृदय। इस तरह का ये तंत्र हमारे शरीर में बना हुआ है। तो समझो कि हृदय, यहाँ पर जो फेफड़ा, यहाँ जो हमारा आमाशय है भोजन का पाचन हुआ, आंत में, छोटी आंत में भोजन का क्या हुआ, पाचन। और वो पाचित भोजन का अवशोषण किसमें हुआ है, सिरा में। और ये सिरा वेना कावा में जाएगी और वेना कावा हृदय में जाएगा और हृदय से घूम फिर कर वापस रक्त कहाँ आने वाला है, लीवर यकृत में। और शुद्ध रक्त के साथ में क्या आएगा, लीवर को क्या मिलेगा, भोजन, पाचित भोजन। बहुत लंबा रास्ता है, सिरा, वेना कावा, हृदय, फेफड़ा, घूम फिर के रक्त कहाँ आएगा, यकृत में। टाइम लगेगा, इसलिए एक शॉर्टकट निकाली है। क्या शॉर्टकट निकाली है, तो शॉर्टकट ये निकाली है यहां से कि इन जगहों से सीधा जहां से भोजन पाचित है, एक सिरा, एक क्या है, सिरा, जो कहां खुलने वाली थी, वेना कावा में, इसमें खुलने की जगह सीधी किसमें खुल गई, यकृत में। कहां खुल गई, यकृत में। जो भोजन घूम फिर कर आने वाला था वो सीधा यहीं से कहां पहुंच गया, यकृत में। और इसी को कहा जाता है पोर्टल सिस्टम या यकृत निवाहिका तंत्र। इसको क्या दिया गया है, नाम। विशेष संयोजी सिराएं यकृत व आंतों के मध्य पाई जाती है। यकृत और आंतों के मध्य विशेष सिराएं पाई जाती है और ये भोजन को सीधा कहाँ ले जाती है, यकृत में। बस ये शॉर्टकट को ही हमने पोर्टल तंत्र कहा है। ऐसा ही पोर्टल तंत्र होता है कहाँ, वृक्कीय निवाहिका तंत्र।
विशेष संयोजी शिराएं वृक्क तथा शरीर के निचले भागों के मध्य एक कनेक्शन है डायरेक्ट। वृक्क तथा शरीर के निचले भागों में एक सीधा डायरेक्ट कनेक्शन है जिसको हमने नाम दिया है वृक्कीय निवाहिका तंत्र। एक क्या बोला है, यकृत निवाहिका तंत्र, और एक है हमारा वृक्कीय निवाहिका तंत्र। ये दो तंत्र हमारे पास यहाँ काम करते हैं पोर्टल सिस्टम से। ये मेंढक का क्या है, लक्षण है। चलो आगे बढ़े। अब हम यहाँ से ये जो तंत्र हमने पढ़े हैं, इन तंत्र को अब हम क्वेश्चंस के माध्यम से देखने वाले हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि एमसीक्यू से भी इन बातों को हम यहाँ समझेंगे। चलो एमसीक्यू सोल्व कर लेते हैं। अगर हम एमसीक्यूज की बात करें, यहां से प्रश्न पढ़ लेते हैं। मेंढक के पाचन तंत्र के लिए निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, पाचन तंत्र से संबंधित बात है। भोजन को द्विपालित जिह्वा द्वारा पकड़ा जाता है, बिल्कुल सही है। द्विपालित जिह्वा है, उसमें बाइलोब्ड टंग है। आंशिक रूप से पाचित भोजन कायम, बिल्कुल सही कहलाता है। यह आमाशय के आंत्र के अंतर भाग में होकर गुजरता है, यह भी बिल्कुल सही है। आंत वाले भाग में होकर गुजरेगा ये। Partially digested food is called chyme. It is passed from stomach to the first part of intestine. आंत के पहले भाग में जाता है कायम भोजन, ये बिल्कुल सही, हमने पढ़ाई है इसको। तीसरा है यहां से, पित्त कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन का पाचन करता है, नहीं, पित्त तो वसा को तोड़ता है, ये गलत है। अग्नाशय अनुपस्थित होता है, नहीं, अग्नाशय तो हमने देखा है अग्नाशय रस स्रावित करता है। ये दो पहले दोनों सही है। कौन सा ऑप्शन बता रहा है, फर्स्ट सेकंड करेक्ट। कौन सा उपरोक्त दिए गए कथन में कौन सा गलत है, गलत तो हम जानते हैं, गलत में ये नहीं है। थर्ड और फोर्थ गलत है, मतलब ये आंसर हमारा आएगा, आंसर रहेगा थर्ड और फोर्थ। सी आंसर क्या आएगा, करेक्ट। क्यों, क्योंकि थर्ड और फोर्थ जो है वही यहाँ पर क्या है, गलत है, बाकी तो सब सही है। और इन्होंने गलत पूछा है, सही नहीं पूछा, इनकरेक्ट पूछा है। इनकरेक्ट कौन सा है, थर्ड और फोर्थ। थर्ड और फोर्थ क्या है, इनकरेक्ट। फर्स्ट और सेकंड तो क्या है, करेक्ट। तो हमारा यहाँ से करेक्ट जो आंसर आया वो कौन सा आया है, सी। सी आंसर हमारा क्या है, करेक्ट, थर्ड और फोर्थ। चलो अगला एमसीक्यू यहां से देखें। What is not true for blood circulatory system of frog? मेंढक के रक्त परिसंचरण तंत्र के लिए क्या सत्य नहीं है? मेंढक के रक्त परिसंचरण तंत्र के लिए क्या सत्य नहीं है? सत्य नहीं है, यह बताना है। बंद परिसंचरण तंत्र बिल्कुल सही, सत्य है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तीन कोष्ठीय हृदय बिल्कुल सही है, सत्य नहीं मतलब गलत बताना, सीधी बात ध्यान रखना, यहां से इनकरेक्ट बताना है। हृदय स्पंदन दर 64 प्रति मिनट, हमारी है 72 प्रति मिनट, इनकी है 74, थोड़ा कमी रहेगी, पर यह सही है। ये हमारा एनसीईआरटी में नहीं दिया पर सही है। ये कैसे मालूम पड़ेगा, यहाँ देखो, केंद्रक रहित आरबीसी, हमने देखा आरबीसी में क्या उपस्थित है, केंद्रक, और यहाँ केंद्रक रहित आरबीसी, यही तो गलत है, और जो गलत है वही हमारा क्या है, उत्तर। तो यहाँ गलत क्या है, केंद्रक रहित आरबीसी, तो बाकी सब स्टेटमेंट क्या है, सही। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलें। मैच द कॉलम करना है, सही जोड़ी, जो कि नीट का बहुत ही फेमस प्रश्न है। जूलॉजी में नीट में कई सारे मैच द कॉलम पूछे हैं उसने, तो चलो यहां से देख लेते हैं। पहला है स्पर्श, टच, और टच स्पर्श की अगर हम बात करें यहाँ तो सेंसरी पेपिला क्या आएंगे, स्पर्श के लिए संवेदी अंकुर। गंध, नाक की बात करेंगे तो नाक वाले में क्या आएगा, नासा उपकला, गंध नाक से आती, नासा उपकला। मेडुला ओब्लांगेटा फोरामेन, मेडुला ओब्लांगेटा फोरामेन मैग्नम नामक छिद्र से बाहर जाता है, और कपाल तंत्रिकाएं परिधीय तंत्रिका तंत्र का क्या है, भाग। तो यहां से आसान बन जाता है ए का थर्ड,
ए का थर्ड ये तो गलत है, बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट यहाँ भी नहीं है, ये तो पहले गलत हो गया था, अब ये दोनों बचे। सी का फोर्थ, सी का फोर्थ यहाँ नहीं है, इसका मतलब हमारा आंसर क्या आएगा, डी आंसर यहाँ से करेक्ट आंसर है। तो डी आंसर यहाँ से क्या है, करेक्ट आंसर। ये कुछ क्वेश्चंस हमने एमसीक्यूज भी समझे हैं, जैसा आपको मैंने बताया था कि हम पढ़ने के साथ साथ एमसीक्यूज को भी हल करते हुए चलेंगे। तो ये अभी हमारे टॉपिक ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ तक कंप्लीट हुआ है। अब हम इसके बाद शुरू करने जा रहे हैं अगला टॉपिक। तो चलो अगला हमारा जो टॉपिक है यहाँ पर वो है उत्सर्जित तंत्र एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जित तंत्र या एक्सक्रीटरी सिस्टम। और मेंढक या फ्रॉग की बात करें तो इसमें पूर्ण विकसित उत्सर्जी तंत्र होगा जो नाइट्रोजनीय अपशिष्ट पदार्थ को कहां छोड़ेगा, शरीर से बाहर निकालेगा। यह उत्सर्जी तंत्र बना होता है एक जोड़ी वृक्क, एक जोड़ी मूत्रवाहिनी, अवस्कर और मूत्राशय, इतने भाग हैं इनका। थोड़ा सा एक बार में आउटलाइन चित्र बना दे हम यहाँ पर तो चीजें और ज्यादा स्पष्ट होगी। ये मैं बना रहा हूं वृक्क एक जोड़ी, एक जोड़ी वृक्क है यहाँ पर। फिर इसके बाद मैं यहाँ बना रहा हूं, ये है हमारा अवस्कर, ये है अवस्कर। थोड़ा सा चित्र में ऐसा बना दूं ताकि आपको चीजें बहुत स्पष्ट हो जाए। यहाँ ये अब ये चित्र हमारा बन गया परफेक्ट। अब हम यहाँ देख सकते हैं, देखो एक जोड़ी यहाँ पर वृक्क, ये रहा एक जोड़ी हमारे पास क्या है, वृक्क किडनी। इनसे निकलने वाली एक जोड़ी मूत्रवाहिनी, ये देखो एक जोड़ी दोनों की तरफ क्या है, ये मूत्रवाहिनी, ये रही मूत्रवाहिनी। एक जोड़ी क्या है, मूत्रवाहिनी, एक जोड़ी क्या है, वृक्क। तीसरा भाग है अवस्कर, ये वाला भाग, इसको हमने नाम दिया है अवस्कर, क्लोएका या अवस्कर। क्लोएका या अवस्कर का काम है, ये वो जगह है जहां पर तीन पाइपें एक साथ खुलती है। इधर से आने वाला अपाचित भोजन जो मैं बता चुका हूं पहले आपको, इधर से मूत्र आएगा, इधर से शुक्राणु आएंगे, अंडाणु आएंगे, उन सब की कॉमन प्लेस जिसको हमने क्या नाम दिया है, अवस्कर नाम दिया है। और मूत्राशय, ये रहा हमारा ये तीसरा भाग, और ये रहा चौथा भाग मूत्राशय, ये रहा यूरिनरी ब्लैडर जिसमें मूत्र का संचय होगा। ये चार भाग हैं इसमें मुख्य रूप से यहाँ लिखे हैं। अब हम पहले भाग की बात कर रहे हैं, वृक्क या किडनी, जो सबसे मुख्य भाग है। सघन है, सेम के बीज के आकार की, और रंग कैसा है, लाल। मैंने इसलिए इसका रंग भी कैसा बनाया है, लाल। इस वृक्क का रंग कैसा है, लाल है। कैसे आकार की है, सेम के बीज के आकार की, सेम के बीज के आकार की है ये। और सघन है, कैसी है ये, सघन, विरल नहीं है, सघन है, ठोस है ये। और देह गुहा में थोड़ा सा पीछे कशेरुदंड के दोनों ओर उपस्थित है। मान लो ये देह गुहा है, तो इस देह गुहा में आगे की तरफ नहीं है, देह गुहा में कहाँ है, पीछे की तरफ है। आगे की तरफ नहीं है, कहाँ है, पीछे की तरफ। और कशेरुदंड, ये रही कशेरुदंड मैंने बना दी यहाँ पर। और ये कशेरुदंड के दोनों ओर, ये कशेरुदंड के दोनों ओर क्या उपस्थित है, किडनी है। तो ये कशेरुदंड और इसके दोनों तरफ क्या लगी हुई है, किडनी लगी हुई है। यही यहाँ पॉइंट बता रहा है। नेफ्रॉन, अगला हमारा जो पॉइंट है वो क्या है, नेफ्रॉन, वृक्क नलिका। नेफ्रॉन संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई।
नेफ्रॉन जो है हमारे वृक्क या किडनी की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। मतलब हमारी किडनी में, किडनी बनी भी किससे होगी? नेफ्रॉन से। और किडनी में काम भी कौन कर रहा होगा? नेफ्रॉन। तो कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई किसको कहा गया है? नेफ्रॉन को। ये देखो नेफ्रॉन यहाँ पर, ये ऐसा कप नुमा संरचना, ये ऐसे घुमावदार कुंडली नुमा संरचना है, जिसको हमने क्या नाम दिया है? नेफ्रॉन। तो संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई जो हमने कहा है वो किसको कहा है? नेफ्रॉन को यहाँ से कहा है। आगे अगर बात करें हम, तो नर में मूत्र नलिका यूरेटर वृक्क से मूत्र जनन नलिका यूरिनोजेनाइटल डक्ट के रूप में बाहर खुलती है। थोड़ा सा इस पॉइंट को समझ लें। यहाँ पर नर में और मादा में थोड़ा अंतर है। नर और मादा के हम अभी जो प्रजनन तंत्र देखेंगे आगे इसी लेक्चर में, उसमें और थोड़ी बातें स्पष्ट हो जाएगी कि यहाँ किडनी से जुड़ा होता है, नर में किडनी से जुड़ा होता है पीले रंग की संरचना, जिसको हम कहते हैं वृषण। कौन जुड़ा हुआ है? वृषण। और ये वृषण शुक्राणु को इस वृक्क के अंदर, किडनी के अंदर ही डालता है। और शुक्राणु का मार्ग और मूत्र का मार्ग एक ही है, यही पाइप है मूत्र वाहिनी, जिसको हम कहते हैं मूत्र जनन वाहिनी। क्या नाम दे दिया है? मूत्र जनन वाहिनी। शुक्राणु भी इसी पाइप में जाएंगे और मूत्र भी इसी पाइप में जाने वाला है, इसलिए इसका नाम क्या दिया है? मूत्र जनन वाहिनी, यूरिनोजेनाइटल डक्ट किसमें कहा गया है? लेकिन वहीं मादा में चले तो मूत्र वाहिनी और अंड वाहिनी अवस्कर द्वार में अलग अलग खुलती है। मादा में ये जो अवस्कर द्वार में दोनों एक साथ खुल रही थी, वहां एक पाइप तो यह है मूत्र वाहिनी की, और दूसरी पाइप मादा में कौन सी है? अंड वाहिनी, अंडाणु को लेकर आने वाली है। तो नर में एक ही पाइप से दोनों जाने वाले हैं, शुक्राणु भी और उसी से क्या जाने वाला है? मूत्र भी। लेकिन मादा में ऐसा नहीं है। मादा में अंड वाहिनी अलग है और मूत्र वाहिनी अलग है, ये दोनों में अंतर है। तो मूत्र वाहिनी कैसे अलग है नर और मादा में, वो हम उनके प्रजनन तंत्र का चित्र देखेंगे, वहां चीजें स्पष्ट हो जाएगी। उत्सर्जी पदार्थ अगर हम देखें, उत्सर्जी अपशिष्ट रक्त द्वारा वृक्क में पहुंचते हैं। उत्सर्जी अपशिष्ट इस किडनी में किसके द्वारा पहुंचेगा? रक्त ही इसको लेकर आएगा, रक्त वाहिनी इसको लेकर आएगी और वही इसमें छोड़ देगी। तो रक्त वाहिनी जो है, रीनल आर्टरी जो है, वही अपशिष्ट पदार्थों को कहाँ लाएगी? वृक्क में लेकर आएगी। चलो आगे चलें। आगे है मूत्राशय यूरिनरी ब्लैडर। यह रहा हमारा मूत्राशय, मूत्राशय यूरिनरी ब्लैडर। और ये जो है रेक्टम, ये वाला भाग इसका क्या होता है? रेक्टम। हम पढ़ चुके हैं रेक्टम, रेक्टम हमने पढ़ लिया है। आरनाल का भाग का आखिरी सिरा है रेक्टम। रेक्टम के आगे लगा होता है, अधर सतह पर सामने होता है, पीछे नहीं। कहाँ होगा? सामने। ये रेक्टम, और रेक्टम के सामने क्या होगा? यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर, मूत्राशय लगा होगा। तो मलाशय के अधर भाग पर स्थित होगा। मलाशय मतलब रेक्टम के अधर भाग पर सामने की तरफ ये स्थित होगा। एक पतली दीवार है। इस यूरिनरी ब्लैडर की जो भित्ति है वो कैसी है? मोटी है कि पतली है? पतली है। अवस्कर में खुलता है। कहाँ खुलता है? अवस्कर में खुलता है, क्लोएका में खुलता है। मैंने बताया ये रहा, क्लोएका में ही कौन खुलेगा? अवस्कर में ही कौन खुलेगा? ये यूरिनरी ब्लैडर भी मूत्र का संचय करेगा और खुलेगा कहाँ पर? ये अवस्कर में ही खुलेगा। ये सब वाल से नियंत्रित है। ये मत समझना कि सब एक साथ ही चल रहा, मूत्र भी आ रहा है, शुक्राणु भी आ रहे हैं, और कभी शुक्राणु पता चला यूरिनरी ब्लैडर में घुस जाए। किसी के दिमाग में ऐसा भी आ सकता है शुक्राणु इधर से निकले और यूरिनरी ब्लैडर में घुस गए इधर। ऐसा कुछ नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि यहाँ सब वाल लगे हुए हैं। जब शुक्राणु आएंगे तो यहाँ का वाल बंद होगा, यूरिनरी ब्लैडर में कुछ भी नहीं जाएगा। ये सब सिस्टम ऑटोमेटिक ब्रेन से फिट है, ये ध्यान रखना है। चलो आगे चलें। उत्सर्जी पदार्थ यहाँ का, मेंढक का वही है जो मनुष्य का है। क्या है? यूरिया।
इसलिए हमें क्या नाम दिया है, यूरियोटेलिक। क्या बोल दिया है, यूरियोटेलिक, क्योंकि यहाँ का उत्सर्ज पदार्थ क्या है, यूरिया, इसलिए क्या कहा है, यूरियोटेलिक। चलो अगला तंत्र यहाँ इंपॉर्टेंट आ गया है, तंत्रिका तंत्र, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, समन्वय व नियंत्रण। समन्वय व नियंत्रण के लिए हमने 2 चैप्टर पढ़े हैं, मनुष्य के लिए 2 चैप्टर पढ़ते हैं हम, कौन कौन सा, केमिकल कोऑर्डिनेशन और न्यूरल कोऑर्डिनेशन। वही 2 चैप्टर यहाँ मिला के दिया है। नियंत्रण व समन्वय तंत्र कैसा होगा, पूर्ण विकसित है, अल्प विकसित नहीं, कैसा है, पूर्ण विकसित, जिसे नाम दिया है न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र और तंत्रिका तंत्र। 2 चैप्टर मिलकर यहाँ बने हैं, अंतःस्रावी तंत्र और तंत्रिका तंत्र, दोनों मिल गए हैं और क्या बना दिया है, न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम एक एक करके पहले समझे यदि टॉपिक को, तो पहला टॉपिक हमारा आता है कौन सा, अंतःस्रावी तंत्र एंडोक्राइन सिस्टम। अंतःस्रावी तंत्र एंडोक्राइन सिस्टम को अगर देखें तो वही अंतःस्रावी ग्रंथि होंगी जो क्या स्रावित करेंगी, हार्मोन्स का, जैसा मनुष्य में करती है। अंतःस्रावी ग्रंथियां मनुष्य में हार्मोन्स का क्या करती है, स्त्रावण, वैसे ही हार्मोन का स्त्रावण अंतःस्रावी ग्रंथि यहाँ भी करेगी। और वो हार्मोन्स और वो ग्रंथियां वही है जो यहाँ है, देखो पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे अंदर भी है, पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्लैंड, ये दोनों ब्रेन में है, हमारे अंदर है। थायराइड, पैराथायराइड गले वाली ग्रंथियां हैं। एड्रिनल ग्रंथि, ये किडनी के ऊपर टोपी जैसी लगी हुई है। अग्नाशय, पेंक्रियाज और गोनेड्स, वृषण और अंडाशय, ये सब वही के हैं, मनुष्य जैसे ही चल रहे हैं। यहाँ पर तंत्रिका तंत्र जो कि पूर्ण विकसित है, उसके यहाँ पर कितने भाग हैं, 3। पहला सीएनएस, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, मुख्य भाग है सीएनएस, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। और मस्तिष्क व मेरुरज्जु, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड जो निकली है हमारी कहाँ, रीढ़ की हड्डी में, उनसे बना है। मस्तिष्क कपाल बॉक्स के अंदर बंद रहता है, ये बॉक्स खोपड़ी के अंदर क्या रहेगा, बंद मस्तिष्क। मस्तिष्क बहुत मुलायम है, बहुत डेलिकेट है और सबसे इंपॉर्टेंट भाग है, इसीलिए इसको खोपड़ी के अंदर क्या किया गया है, बंद किया है। मस्तिष्क के 3 भाग, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। मस्तिष्क के भी 3 भाग है, अग्र मस्तिष्क आगे का, मध्य मस्तिष्क बीच का और पश्चिम मस्तिष्क बिल्कुल पीछे का, मध्य का और पीछे का। अग्र मस्तिष्क फोर ब्रेन में 3 भाग है हमारे पास, ऑल्फैक्टरी लोब, ऑल्फैक्टरी लोब एक ही लोब है, ये इस तरह लगा होता है और काम करता है सूंघने का। जो भी मेंढक सूंघती है वो किससे सूंघती है, ब्रेन में ऑल्फैक्टरी लोब, किससे बोलो तो नाक से सूंघती है। सूंघना नाक से चलेगा लेकिन सूंघेगा एक्चुअली में कौन, ब्रेन। कौन सा भाग, ऑल्फैक्टरी लोब। एक जोड़ी प्रमस्तिष्क गोलार्ध, एक जोड़ी क्या है, प्रमस्तिष्क गोलार्ध, सेरेब्रल हेमिस्फेयर। ध्यान रखना ये सेरेब्रल हेमिस्फेयर मनुष्य में जो है ये कार्पस कैलोसम से जुड़े होते हैं, लेकिन यहाँ कार्पस कैलोसम नहीं है, दोनों अलग होंगे, गोले। और ब्रेन का सबसे बड़ा और सबसे मुख्य भाग जो है वो क्या है, प्रमस्तिष्क गोलार्ध है, ध्यान रखना ये भी। एक डायनसेफ्लॉन, अग्र मस्तिष्क पश्च डायनसेफ्लॉन, इसी में वो थैलेमस हाइपोथैलेमस जो हम मनुष्य में पढ़ते हो यहाँ आएंगे इसके भाग। चलो मध्य मस्तिष्क में अगर चलें तो एक जोड़ी ऑप्टिक लोब, एक जोड़ी ऑप्टिक लोब, ऐसे लोब बने होंगे, कैसे होंगे, एक जोड़ी ऑप्टिक लोब। और ऑप्टिशियंस, ऑप्टिक मतलब क्या है, देखना, काम क्या होगा, देखने का काम होगा मध्य मस्तिष्क का। पश्चिम मस्तिष्क हाइंड ब्रेन की अगर बात करें, पश्चिम मस्तिष्क की बात करें तो इसमें क्या क्या है, सेरेबेलम अनुमस्तिष्क जो क्या काम करता है, संतुलन का।
सेरेबेलम अनुमस्तिष्क जो काम किसका करेगा? संतुलन का। ये हमारे अंदर भी, मनुष्य में भी। मेडुला ओब्लांगेटा अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण, ये हमारे अंदर भी है, लेकिन पोन्स वेरुला इधर नाम नहीं दिया है, ध्यान रखना है। फोरामेन मैग्नम से निकलकर सीधा मेरुरज्जु से जुड़ता है। ये जैसे ये ब्रेन, ये मेडुला, ये सेरेबेलम इधर निकल गया, ये मेडुला ओब्लांगेटा, ये मेडुला ओब्लांगेटा निकलकर जुड़ता है स्पाइनल कॉर्ड से, लेकिन जिस छिद्र से ये निकलता है खोपड़ी के, उस छिद्र को हम क्या नाम देते हैं? फोरामेन मैग्नम। ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है कि जो मेडुला ओब्लांगेटा खोपड़ी से बाहर आता है और स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ता है, वो जो छिद्र है वो छिद्र कौन सा है? फोरामेन मैग्नम छिद्र से निकलता है और जाकर मेरुरज्जु से जुड़ जाता है। तो उस छिद्र का नाम कौन सा है? फोरामेन मैग्नम। चलो आगे चलें। यदि हम अब पहला भाग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र था, दूसरा भाग हमारा है परिधीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये क्या करता है? ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से लंबी लंबी क्या निकलती है? तंत्रिका कोशिकाएं, जो शरीर के विभिन्न भागों में जाती है। और ये दो प्रकार की हैं। क्रेनियल नर्व, मेंढक में कितने जोड़ी? 10 जोड़ी ब्रेन से निकलती है। क्रेनियल नर्व वो शरीर के परिधि भाग पर जाती है, त्वचा तक जाएगी, सब जगह तक जाएगी, हाथ पैर तक। क्रेनियल नर्व। दूसरा है स्पाइनल नर्व। क्या है? स्पाइनल नर्व। ये स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है और 10 जोड़ी होती है और शरीर के विभिन्न भागों में जाती है। स्पाइनल नर्व। ये दो क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व परिधीय तंत्रिका तंत्र के क्या है? ये भाग। अगला देखें, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, एएनएस, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। इसमें होता है सिंपैथेटिक अनुकंपी और पैरासिम्पैथेटिक परानुकंपी। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक ये हमारे शरीर में चलने वाली तुरंत एक्शंस को क्या करते हैं? नियंत्रित। जैसे अगर बहुत ज्यादा आप डर गए हो, उस भय की स्थिति में आपके शरीर में जो जो प्रतिक्रियाएं होती है वो कौन करता है? सिंपैथेटिक सिस्टम। कपकपी आना, पसीना आ जाना, मुंह सूखने लग जाना, आंखें फटी रह जाना, रोंगटे खड़े हो जाना, ये सब सिंपैथेटिक अनुकंपी करती है। पर कुछ समय बाद आप फिर से रिलैक्स हो जाते हैं। किसके कारण? पैरासिम्पैथेटिक के कारण। ये दोनों स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है, ऑटोमेटिक काम करते हैं। डर में कोई आप कुछ भी नहीं हो रहा, अपने आप ही सब हो रहा है। सेंस ऑर्गन, अगला टॉपिक मेंढक का क्या है? सेंस ऑर्गन, संवेदी अंग। और सेंस ऑर्गन, संवेदी अंग इसके पास है। वही 5 संवेदनाएं जो शरीर के कहाँ खुलती है? बाहर। पहला स्वाद अंग, स्वाद कलिकाएं, खाती है तो जीवान में स्वाद आता है। गंध, नसिका उपकला, गंध के लिए क्या है? नाक, नाक से सूंघा जाता है। स्पर्श अंग, संवेदी पिप्पल, पेपिला है संवेदी पेपिला, जो स्पर्श को, टच को बताते हैं। दृष्टि, देखना, किससे होगा? नेत्र से, आंख देखने का काम करती है। श्रवण, कर्णपटह, सुनने का काम करेंगे कान। और इन पांचों में सबसे विकसित जो है वो कौन है? आंखें और आंतरिक कर्ण जो है सुव्यवस्थित। बाकी दूसरे संवेदी अंग केवल तंत्रिका सिरों पर कोशिकाओं के क्या है? गुच्छे। ये कोशिकाओं के गुच्छे, कोई पर्टिकुलर अंग का निर्माण नहीं हुआ है। मेंढक में एक जोड़ी गोलाकार नेत्र गर्भ में स्थित है और हमारे मेंढक के नेत्र कैसे हैं? साधारण नेत्र, संयुक्त नहीं, साधारण नेत्र है। और साथ ही साथ बाह्य कर्णपटल सुनने और संतुलन दोनों का काम करते हैं। बाह्य कर्णपट किस में काम करेंगे? सुनने और संतुलन दोनों में क्या करते हैं? कार्य करते हैं। इस तरह से कार्य चलने वाला है। ये हमने अभी जो देखा है, कौन सा तंत्र देखा है? कौन सा तंत्र था ये हमारा था तंत्रिका तंत्र प्लस अंतःस्रावी तंत्र, समन्वय और नियंत्रण। अब हम चल रहे हैं इस चैप्टर के
इस टॉपिक फ्रॉग के सबसे लास्ट टॉपिक की तरफ, मादा और नर जनन तंत्र मतलब प्रजनन तंत्र की तरफ चलने वाले हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको इस लेक्चर में बहुत आनंद आ रहा होगा। मेंढक समझते समझते हम कई सारी बातें और साथ में डिस्कशन करते चल रहे हैं। तो जनन तंत्र रिप्रोडक्शन सिस्टम में मादा व नर जनन तंत्र अलग और पूर्ण व्यवस्थित। नर मेंढक अलग, मादा मेंढक अलग और सुविकसित है जनन तंत्र। पहले हम किसका देख रहे हैं? नर जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पहले इसका डिस्कशन कर ले। एक जोड़ी पीले अंडाकार वृषण होते हैं। वृक्क के ऊपरी भाग में पेरिटोनियम की दोहरी झिल्ली से मेसोर्चियम द्वारा चिपके रहते हैं। चलो इधर देख लेते हैं। यह है हमारी वृक्क या किडनी, और इस किडनी में ये वाली हमारी है अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रिनल ग्लैंड। इसी किडनी से पीले रंग कैसा है इनका? पीला। ये पीले रंग के यहाँ पर ये पीले रंग के एक जोड़ी क्या जुड़े हुए हैं? वृषण। और ये वृषण जिस झिल्ली से जुड़े हुए हैं, यहाँ झिल्ली से ये वृषण जुड़े हुए हैं, ऐसी यहाँ झिल्ली होगी और उस झिल्ली का नाम है पेरिटोनियम। झिल्ली का नाम क्या है? पेरिटोनियम, जिसे मेसोर्चियम भी नाम दिया है। एक झिल्ली है कि दोहरी? दो झिल्लियों से बंधा है। ये कितनी झिल्लियों से बंधा है? दो से बंधा है। कौन? वृषण। एक जोड़ी किससे बंधा हुआ है? वृक्क या किडनी से। और इसके ऊपर ये वसा फैट बॉडीज है। फैट या वसा का काम है ऊर्जा देना। वृषण को क्या देगा? ऊर्जा। और उसी ऊर्जा से वृषण क्या करेगा? शुक्राणु का निर्माण। चलो आगे देखें। यदि इसमें शुक्र वाहिकाएं हैं 10 से कितनी है? 12। अब समझ लेते हैं। यहां पर इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर मतलब वृषण के अंदर किसका निर्माण होने वाला है? शुक्राणु का। किसका निर्माण होगा? शुक्राणु का क्या होने वाला है? निर्माण। कहाँ निर्माण होगा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, यहाँ। फिर वहां से पतली पतली शुक्र वाहिकाएं वासा इफ्रेंसिया, जिनकी संख्या 10 से कितनी है? 12, ये ले जाएगी कहां पर? किडनी के अंदर। वृषण से कहां ले जाएगी पतली पाइप? किडनी के अंदर। और किडनी के अंदर ये खुलती एक पाइप जिसका नाम है बीडर्स केनाल। और ये बीडर्स केनाल जो है, यहाँ से शुक्राणु आएंगे, इधर से मूत्र भी उसी कॉमन पाइप में आएगा जिसका नाम है मूत्र जनन वाहिनी, यूरिनोजेनाइटल डक्ट। और यह जाकर खुल जाती है अवस्कर क्लोएका में। कहाँ खुल गई है? अवस्कर या क्लोएका में। बस यही यहाँ का मुख्य भाग था। अवस्कर या क्लोएका से अवस्कर छिद्र द्वारा शुक्राणु कहाँ आ जाएंगे? बाहर, मतलब पानी में आ जाएंगे। तो ये पूरा नर जनन तंत्र था। चलो इधर से देखें। अवस्कर एक छोटा मध्य कक्ष है जो उत्सर्ज्य पदार्थ व मूत्र तथा शुक्राणु को बाहर भेजने का क्या करता है? कार्य। शुक्राणु का पथ समझ लेते हैं। वृषण, वृषण से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, शुक्र वाहिकाएं, फिर वहां से ये कहाँ जाएगा? वृक्क में। वृक्क से कहाँ जाएगा? बीडर्स केनाल, बीडर केनाल से मूत्र जनन वाहिनी, अवस्कर, और अवस्कर छिद्र से शुक्राणु कहाँ निकल जाएंगे? बाहर। इस तरह शुक्राणु का पूरा क्या बन जाता है? पाथ बन जाता है, रास्ता बन जाता है। चलो अब चलते हैं मादा जनन तंत्र की तरफ। यह रहा मादा जनन तंत्र। वृक्क के पास एक जोड़ी अंडाशय है और वृक्क से अंडाशय का क्रियात्मक संबंध नहीं होता। देख लेते हैं। एक जोड़ी ये अंडाशय किसके पास है? ये वृक्क के पास ही अंडाशय। लेकिन ये जुड़े तो वृक्क से होंगे, लेकिन क्रियात्मक कोई कनेक्शन नहीं है। मतलब कोई पाइप अंदर नहीं जा रही किडनी के। जबकि हमने देखा वृषण की पाइप वासा एफरेंसिया कहाँ जा रही थी? कहाँ जा रही थी? वृक्क के अंदर। लेकिन यहाँ कोई वृक्क के अंदर क्रियात्मक कनेक्शन नहीं है, फिजिकल है, केवल बंधी है बस। एक जोड़ी अंडवाहिनियां अवस्कर में अलग
खुलती है। ये देखो यहां से, ये है ओविडक्ट अंडवाहिनी, ये अंडाणु है अंदर बने हुए, ये क्या है सब अंडाणु। ये अंडाणु किस में आएंगे, अंडवाहिनी, और अंडवाहिनी अंडाणु को लेकर अवस्कर में जाकर क्या करती है, खुल जाती है। देखो ये मूत्रवाहिनी अलग और ये अंडवाहिनी अलग, दोनों अलग अलग जाकर अवस्कर में खुलती है, इसमें मादा में। लेकिन नर में ऐसा नहीं था, नर में यही मूत्रवाहिनी ही अंडाणु शुक्राणु को और यही मूत्र को लाती थी, तो वहां पर यूरिनोजेनाइटल डक्ट कहा। यहाँ पर हमने उसको ऐसा नाम नहीं दिया, अंडवाहिनी अलग और मूत्रवाहिनी अलग, दोनों अलग अलग हैं। अवस्कर छिद्र द्वारा वो अंडाणु कहाँ आ जाता है, बाहर। इसका एक तो मतलब है कि शुक्राणु भी शरीर से बाहर, अंडाणु भी शरीर से बाहर, तो निषेचन कहाँ होगा, बाहर, शरीर के अंदर निषेचन नहीं होगा। मादा 2500 से 3000 अंडे देती, क्योंकि एक ही समय है बारिश का समय। ध्यान रखना, नर और मादा का निषेचन बारिश के समय में होगा और उसी समय 250 से 3000 अंडे देती है मादा। और बाह्य निषेचन पानी में होता है, पानी में अंडाणु और पानी में ही शुक्राणु आते हैं। और भ्रूण परिवर्धन में अगर देखें तो निषेचित अंडों से क्या निकलता है, टेडपोल लार्वा, ये ऐसा लार्वा होता है यहाँ, जिसको क्या नाम देते हैं, टेडपोल लार्वा, मछली जैसा होता है लार्वा। और लार्वा में कायांतरण होकर वो किस बदल जाता है, वयस्क में। तो एक मादा अंडे कितने देती है, 2500 से 3000 अंडे देती है। और निषेचित अंडे से टेडपोल लार्वा कायांतरण होगा, परिवर्तन होगा और किस बदल जाएगा, मेंढक में। आगे यदि चले यहां से, तो मेंढक के लाभ, मेंढक हमारे लिए क्या है, लाभदायक। कैसे, कीटों को खाती है और फसलों को नुकसान से बचाती है, कीटों को खा जाती है। और मेंढक जो है वो मांसाहारी है और कीटों को खाती है, जिससे हमारी फसल को नुकसान नहीं होता। खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में संतुलन बिठाती है, वो इकोलॉजिकल बैलेंस बनाती है, किसके द्वारा, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल। तो खाद्य श्रृंखला भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर होने वाली श्रृंखला, बाकी इसको बोटनी में पढ़ते ज्यादा। मांसल पद पाद मस्कुलर लेग मनुष्य द्वारा भोजन में लिए जाते हैं। मैंने बताया था कि पश्चपाद पेशी युक्त है, मस्कुलर लेग है, जिन्हें खाया भी जाता है कुछ देशों में। ये मेंढक के क्या हुए, लाभ। अब हम चलते हैं कुछ प्रश्न। ये मेंढक टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है, ये लेक्चर हमारा अब कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर अब हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ क्वेश्चंस लास्ट में। चित्र के सत्य कथन का चुनाव कीजिए, सत्य कथन का चुनाव करना यहाँ से हमको। मेंढक में एक जोड़ी हरे शंकुनुमा वृषण, हरे नहीं पीले है, कैसे हैं, पीले, ये तो गलत हो गया यहाँ पर। वृषण वृक्क के निचले भाग में पेरिटोनियम के मिसोरचियम द्वारा जुड़े होते हैं, पिछले नहीं अगले भाग में जुड़े हैं, ये भी स्टेटमेंट क्या है, गलत। प्रत्येक वृषण से 10 से 20 से 25 शुक्र काई निकलती है, ये भी गलत, 10 से 12 निकलती है। शुक्र वाहिकाएं वृषण में प्रवेश करके बिडर्स केनाल में खुलती है, बिल्कुल सही है। इसमें खुलेगी वो बिडर्स केनाल में खुलती है। यह उत्तर डी इसका क्या हुआ, करेक्ट। इस प्रश्न का उत्तर क्या हुआ, डी करेक्ट हुआ। अगला प्रश्न एसेशन रीजन वाला है। तो फ्रॉग मेंढक पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में मदद करती, बिल्कुल, पर्यावरण का संतुलन बना के रखती, कीटों को खा जाती है मेंढक। पर्यावरण संतुलन बनाए रखने वाली प्रजातियां खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल, फूड चेन फूड वेव, एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम करती, बिल्कुल सही है। खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल से ही संतुलन पर्यावरण का बरकरार रहता है। तो एक कथन और कारण दोनों सत्य और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ए उत्तर इसका क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा ए। अगला हमारा प्रश्न यहाँ का है,
नर मेंढक में शुक्राणु के स्तनन का उचित मार्ग का चयन कीजिए। मार्ग बताना है यहां से। तो वृषण सब जगह है। वृषण बिडर्स के लाल में सीधा नहीं खुलता। शुक्रवाहिकाएं सही है यहाँ पर। वृक्क में सीधा नहीं खुलता। बिडर्स केनाल वृक्क में सीधा खुलेगा, बिडर्स केनाल में नहीं खुलेगा। वृक्क वृक्क ये दोनों सही है, ये दो गलत हो गए। शुक्राशय में नहीं खुलेगा, बिडस केनाल में, फिर मूत्र जनन वाहिनी और अवस्कर छिद्र। मतलब डी आंसर क्या होगा? करेक्ट। वृषण, शुक्रवाहिकाएं, वृक्क, बिडर्स केनाल, मूत्र जनन वाहिनी और अवस्कर छिद्र से कहाँ चला जाएगा? बाहर। इस तरह ये हमारे प्रश्न जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं और ये जो हमारा टॉपिक था मेंढक वाला वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब अगला जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट मंडे, वो जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कॉकरोच। कॉकरोच स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसी तरह हमारे वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। थैंक यू सभी को।